नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हीरे की पहचान। हीरे की पहचान, संपादक देवकी नंदन शर्मा, कथानक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन दिलीप चौबे। संध्या का छुटपुटा चारों ओर फैल गया था। कंचन प्रदेश के राजा नरसिंह देव उस समय अपनी रानी चंद्रवती के साथ राज के उद्यान में घूम रहे थे। तभी एक पहरेदार ने वहां आकर उन्हें सूचना दी। महाराज, त्रिभुवनपुर के राजा त्रिभुवन सिंह के राज के सलाहकार कर्ण सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? राजा त्रिभुवन सिंह के सलाहकार हमसे मिलना चाहते हैं? लेकिन क्यों? महाराज, यह तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। अच्छा, ठीक है, जाओ उन्हें यहीं पर ले आओ। आदेश पाकर पहरेदार चला गया। कुछ देर बाद ही कर्ण सिंह राजा नरसिंह देव के सामने था। कहिए कर्ण सिंह जी, क्या बात है? महाराज, राजा त्रिभुवन सिंह इन दिनों मुझसे नाखुश हैं। वे मुझे जान से भी मार सकते हैं। अपने प्राणों की रक्षा हेतु मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। यदि मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ हों तो पहले ही बता दें, ताकि मैं शरण लेने के लिए किसी दूसरे राज्य में जा सकूं। करण सिंह जी, तुम मेरी शरण में आए हो। अब यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम निर्भय व निडर होकर हमारे महल में रह सकते हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप तो राजा त्रिभुवन सिंह के राज के सलाहकार थे, फिर राजा त्रिभुवन सिंह तुम्हारे प्राणों के प्यासे क्यों हो गए? क्या इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझे कुछ बताओगे? क्यों नहीं महाराज। तो बताओ, राजा त्रिभुवन सिंह तुम्हारे प्राणों के दुश्मन क्यों बने? सुनिए महाराज, यह एक लंबी व मूर्खता भरी कहानी है। आज से 1 वर्ष पहले तक मैं त्रिभुवनपुर राज्य का नामी पहलवान था। मेरे हनुमंत अखाड़ा नाम के अखाड़े में प्रतिदिन मेरे शिष्य पहलवानी का अभ्यास किया करते थे। शाबाश, क्या बढ़िया दाव मारा है। मैं अपने शिष्यों को कुश्ती के दाव पेच सिखा रहा था तो राजमहल का एक सेवक मेरे पास आया। करण सिंह जी, तुम्हें राजमाता गायत्री देवी ने इसी समय महल में बुलवाया है। मुझे राजमाता ने बुलाया है? मैं हैरत में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर सेवक से बोला, जब राजमाता ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उसी समय सेवक के साथ राजमहल की ओर चल दिया। जब मैं राजमाता के कक्ष में पहुंचा, द्वार पर ही ठिठक कर रुक गया। ओह, यहाँ तो राजगुरु विश्वनाथ भी विराजमान है। जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है। मुझे द्वार पर रुके देखकर राजमाता गायत्री देवी मुझसे बोली, करण सिंह, वहाँ क्यों रुक गए? हमारे पास आओ। तब मैं चलकर उनके पास पहुंचा। प्रणाम राजमाता। राजमाता को प्रणाम करने के पश्चात मैंने राजगुरु विश्वनाथ को प्रणाम किया। तत्पश्चात, करण सिंह, संकोच छोड़कर इधर हमारे सामने आकर बैठो। हमने तुम्हें इस समय यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय में वार्तालाप के लिए बुलाया है। राजमाता किस महत्वपूर्ण विषय में मुझसे वार्तालाप करना चाहती है? मैं हैरान परेशान सा उनके सामने बैठ गया। तब राजमाता ने मुझसे कहा, करण सिंह, यह तो जानते ही हो कि हमारा पुत्र त्रिभुवन सिंह इस राज्य का राजा है। जी राजमाता। तो तुम यह भी जानते होंगे कि राजा त्रिभुवन कितना प्रजावत्सल, कितना बुद्धिमान और कितना सुयोग्य राजा है। राजमाता, राजा त्रिभुवन सिंह के बारे में कुछ कहने से मैं झिझका। यह देखकर राजमाता बोली, करण सिंह, झिझको नहीं, जो कहना है निडर होकर कहो। मैं स्पष्टवादिता को बहुत पसंद करती हूँ। तो सुनिए राजमाता, राजा त्रिभुवन सिंह इस राज्य के माथे पर कलंक है। वे एक मूर्ख, अहंकारी, प्रजा का निरादर करने वाले, प्रजा का ध्यान न रखने वाले, धर्म कर्म को न मानने वाले व अन्यायी राजा हैं। मैं निर्भय होकर एक ही सांस में इतना कुछ कह गया। मेरी बातें सुनकर राजमाता ठंडी सांस लेती हुई बोली, करण सिंह, तुमने अपने शब्दों से मेरे बेटे राजा त्रिभुवन सिंह का बिल्कुल सही चित्रण किया है। वह बिल्कुल ऐसा ही है और उसे सुधारने व सही मार्गदर्शन करने के लिए ही हमने तुम्हें इस समय बुलाया है। मैं महाराज का कैसे मार्गदर्शन कर सकता हूँ? राजगुरु विश्वनाथ, जो कि अभी तक चुपचाप बैठे हुए मेरा और राजमाता का वार्तालाप सुन रहे थे, मुझसे बोले, करण सिंह, राजा त्रिभुवन सिंह इन दिनों अनगिनत चापलूसों से घिरे हुए हैं। जो वे कहते हैं राजा त्रिभुवन सिंह करते हैं, चाहे वह भला हो या बुरा। हम जानते हैं कि तुम बहुत ही बलशाली व बहुत ही बुद्धिमान हो। अपनी बुद्धि के जरिए तुम कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर लेते हो। इसलिए हम तुम्हें
राजा त्रिभुवन सिंह का राजकीय सलाहकार नियुक्त करना चाहते हैं। राजकीय सलाहकार और मैं? कहीं ऐसा तो नहीं राजगुरु कि आप और राजमाता मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हो? क्या मैं इस पद के योग्य हूँ? करण सिंह, हमें इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि तुम इस पद के योग्य हो। सुनो, हम और राजमाता चाहते हैं कि राजा त्रिभुवन सिंह के राज के सलाहकार बनकर उन्हें गलत सही की जानकारी दो। जिस कुमार्ग पर वे इन दिनों बड़े चले जा रहे हैं, उन्हें उस मार्ग पर जाने से रोको, ताकि वे सुचारू रूप से त्रिभुवनपुर का राजकाज चला सकें। इसी में हमारी, तुम्हारी व राज्य की भलाई है। यदि ऐसी बात है राजगुरु, तो मैं राजहित के लिए राज के सलाहकार बनना स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? राज के सलाहकार बनने के साथ साथ मैं अपने हनुमंत अखाड़े को भी चलाना चाहता हूँ। इसलिए मैं प्रतिदिन अपने 2 घंटे अपने अखाड़े की सार संभाल में व्यतीत किया करूँगा। हमें तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है करण सिंह। धन्यवाद राजमाता। तब राजमाता ने मुझसे कहा, करण सिंह, आओ मैं अभी तुम्हें राजा त्रिभुवन के पास ले चलूं और अभी उन्हें बता दूं कि आज से तुम उनके विशेष राज के सलाहकार हो। चलिए राजमाता। मुझे लेकर राजमाता राजा त्रिभुवन के पास पहुंची। राजमाता, आप? यह आपके साथ कौन है? बेटा, इसका नाम करण सिंह है। ये हमारे राज्य के नामी पहलवान हैं। आज से ये तुम्हारे विशेष सलाहकार हैं। ये तुम्हें राजकाज चलाने में उचित सलाह दिया करेंगे। क्या कह रही हैं राजमाता? हम क्या बच्चे हैं जो हमें किसी सलाहकार की ज़रूरत पड़े? हम किसी को भी अपना सलाहकार नहीं नियुक्त करेंगे। लगता है सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलने वाला है। त्रिभुवन सिंह चापलूसी पसंद करता है। चापलूसी के द्वारा ही इसे राजी किया जा सकता है। यह सोचकर राजमाता उससे बोली, कौन कहता है कि तुम बच्चे हो? तुम तो बहुत चतुर व सुयोग्य राजा हो। बेटा, प्रत्येक राजा किसी न किसी को अपना सलाहकार बनाता ही है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वह राजा मूर्ख है। राजा लोग सलाहकार तो इसलिए रखते हैं कि इससे उनकी शान बढ़ती है, रुतबा बढ़ता है। राजमाता, यदि ऐसी बात है तो करण सिंह को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस घटना के दूसरे दिन की बात है। राजा त्रिभुवन सिंह चापलूस दरबारियों से घिरे बैठे थे। मैं भी उस समय वहाँ था। तभी एक चापलूस मंत्री ने उठकर त्रिभुवन सिंह से कहा, महाराज, बहुत दिनों से राज्य में कोई मनोरंजक घटना नहीं घटी है। आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे आपका और हमारा मनोरंजन हो सके। हम भी इसी बात को महसूस कर रहे हैं मंत्री जी, कहकर त्रिभुवन सोच में पड़ गया। तभी दूसरा मंत्री उठकर बोला, महाराज, बुद्धिमानों की खोज तो सब करते हैं, क्यों ना मूर्ख व आलसी की खोज की जाए। राज्य में जो सबसे ज़्यादा मूर्ख व आलसी हो उसे उचित पुरस्कार देकर क्यों ना सम्मानित किया जाए। यह सुनते ही त्रिभुवन का चेहरा खिल उठा। वाह, क्या बात कही है तुमने मंत्री जी। हम आज ही राज्य में इस बात की घोषणा करवाए देते हैं। यह सुनकर मुझसे चुप न रहा गया। महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? ऐसा करने से तो राज के धन का दुरुपयोग होगा और व्यर्थ की बातों में आपका बहुमूल्य समय बर्बाद होगा। मूर्ख व आलसी की खोज के बजाय आप बुद्धिमानों की खोज क्यों नहीं करते? बुद्धिमानों की खोज करके आप उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दीजिए, ताकि बुद्धिमान मंत्री आपको सही सलाह मशवरा दे सके। यह सुनते ही त्रिभुवन सिंह भड़क उठा। करण सिंह, लगता है हमारा सलाहकार बनते ही तुम्हारा दिमाग फिर गया है। इस समय हमारे मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं, क्या वे मूर्ख हैं जो हम नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें? हमें तुम्हारी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। त्रिभुवन सिंह तो मेरी बात सुनते ही भड़क उठे। अभी इसके ऊपर चापलूस मंत्रियों का रंग चढ़ा हुआ है, इसलिए अभी ये मेरी सलाह नहीं मानेंगे। इसलिए इस समय मेरा चुप रहना ही उचित है। यह सोचकर मैंने त्रिभुवन सिंह से कहा, महाराज क्षमा करें, मैं आपसे कुछ गलत बातें कह गया। आप जो कह रहे हैं वह उचित है। मुझे क्षमा मांगते देख त्रिभुवन सिंह का पारा उतर गया। उसी दिन त्रिभुवन सिंह ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। सुनो नगरवासियों, सुनो हुक्म महाराज का। महाराज मूर्खों व आलसियों के लिए 5 दिन पश्चात एक विशाल भोज का आयोजन कर रहे हैं, जो पूरे 10 दिन तक चलेगा। इन 10 दिनों तक हर मूर्ख व आलसी आदमी राज के शिविरों में रहकर 10 दिनों तक चलने वाले राजकीय भोज का आनंद ले सकता है। 10 दिन पश्चात सभी मूर्ख व आलसियों में महामूर्ख व महाआलसी का चयन किया जाएगा और उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
लगता है महाराज को फिर कोई खुरापात सूझी है। क्यों ना महाराज की उस खुरापात से फायदा उठाया जाए। तुम ठीक कह रहे हो। त्रिभुवन सिंह के आदेश पर राजमहल के बाहर मूर्खों व आलसियों को रहने के लिए तंबू कनाते लगनी शुरू हो गई। 5 दिन पश्चात लोगों के झुंड त्रिभुवन सिंह के द्वारा आयोजित भोज में खाना खाने आने लगे। भरपेट खाना खाने के पश्चात वे राजमहल के बाहर लगे शिविरों में रुकने लगे। वाह, मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपने जीवन में पहली बार खाया है। भगवान हमारे मूर्ख राजा को लंबी उम्र दे। इधर मुफ्तखोर आदमी मुफ्त का खाना खा खाकर त्रिभुवन सिंह को दुआएं दे रहे थे। उधर महल में राजमाता गायत्री देवी मुझसे पूछ रही थी, करण सिंह, तुम्हारे होते हुए त्रिभुवन सिंह ने यह भोज का आयोजन कैसे किया? क्या तुमने महाराज को इस विषय में सलाह नहीं दी थी? राजमाता, मैंने महाराज को यह आयोजन करने के लिए बहुत मना किया था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।